इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वीरा लाहौर कब पहुंची? उसका जवाब सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया। मैं स्टेशन 3 से होटल वापस पहुंचा तो आ चुकी थी। शायद नाइट कोच लेट हो गई होगी। तुम फिक्र न करो, ये मामला हर मसले पर मुकद्दम है। अच्छा हुआ कि तुमने इस वक्त बता दिया। मैं अपनी मसरूफियात को इस तरह समेटता हूँ कि शाम की किसी परवाज से लाहौर पहुंच सकूं। इस वक्त तक यहाँ के हालात वाजे हो चुके होंगे। तुम होटल ही आओगे? मैं गैर इरादी तौर पर सवाल कर बैठा। ना आ सका तो फोन करूंगा, किसी न किसी तरह तुमसे राब्ता हो जाएगा। 7 बजे के बाद तुम अपने कमरे में मौजूद रहना। मुझे रिसीवर पर उसके दफ्तर में बजने वाली दूसरी घंटी की आवाज सुनाई दी। उससे मुझसे काफी देर बात कर ली थी और वो गुफ्तगू समेटने के मूड में मालूम हो रहा था। मैंने उसकी नागुज़ीर मजबूरियों का अंदाजा लगाते हुए अलविदाई फिक्रे कहकर फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा ही था कि कमरे के दरवाजे पर तेज दस्तक की आवाज सुनाई दी। गजाला ने हड़बड़ाकर कुर्सी छोड़ दी और दरवाजे की तरफ तकरीबन दौड़ लगा दी। उसके पहुंचते पहुंचते किसी ने 2 बार दरवाजा बजा डाला। गजाला ने यूं ही दरवाजा खोला, वीरा शब ख्वाबी के शिकन आलूद लिबास में अंदर घुस आई। क्या हो रहा था? किससे फोन पर लंबी लंबी बातें हो रही थी? वीरा ने अंदर आते ही वहशत ज़दा लहजे में पूछा, तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने उसका जायजा लेते हुए नरमी से सवाल किया। मैं इंटरकॉम पर कई बार नाकाम कोशिश कर चुकी हूँ। वो कदर संभल कर बोली। ऑपरेटर से मालूम किया तो वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सका कि फोन मसरूफ है। मुझे खौफ हुआ कि कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश ना आ गया हो और रिसीवर क्रैडल से नीचे गिर गया हो। मैं घबरा कर इधर आ गई। मैं हंस पड़ा। बेदार होने से पहले शायद तुम बुरे बुरे ख्वाब देख रही थी। मेदे में गिरानी हो तो आदमी जागने के बाद भी देर तक बुरे ख्वाबों के ज़ेर असर रहता है। तुम देख रही हो कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और रिसीवर भी अपने क्रैडल पर है। अगर तुम्हारा बाथरूम खाली हो तो मैं हाथ मुंह धो लूं? उसने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। बेहतर तो ये होगा कि तुम अपने कमरे से तैयार होकर आओ। इतनी देर में मैं भी ताज़ा दम हो जाऊंगा, फिर हम यहीं बैठकर नाश्ता करेंगे। मैं उसे ये मशवरा देता हुआ बाथरूम की तरफ हो लिया। मेरे अंदर जाने के चंद सानियों बाद कमरे का दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। शायद वो अपने कमरे में लौट गई थी। मैं नहा धोकर बाथरूम से निकला तो वीरा उजलत में तैयार होकर दोबारा हमारे कमरे में आ चुकी थी। गजाला ने मुझे मुतल्ला किया कि वो इंटरकॉम पर होटल की रूम सर्विस को तीनों के लिए नाश्ता लाने की हदायत कर चुकी थी। मैं इत्मीनान से वीरा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम मुंह धोए बगैर फोन पर किससे बात कर रहे थे? वीरा ने मेरा नाकदाना जायजा लेते हुए पूछा। मैं नए दिन का आगाज किसी हुज्जत या तकरार से नहीं करना चाहता था। नरमी से कहा, जलाल सरवानगी का प्रोग्राम तय कर रहा था। वो सुबह सवेरे कैदियों को यहाँ से लेकर वहां गया है। क्या शाम तक आसानी से दोबारा लौट आएगा? उसने वादा तो किया है। कोई नागहानी मजबूरी पेश आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने शाने उचका कर जवाब दिया। दोबारा फोन करके उससे कोई यकीनी प्रोग्राम तय कर लो। वीरा ने मुसालियाना अंदाज में मशवरा दिया। अगर वो नहीं आ रहा तो हम आज का बाकी दिन शहर की सैर में गुजार सकते हैं। मैं कई मरतबा लाहौर आई हूँ मगर माल रोड और हवाई अड्डे से आगे कुछ नहीं देखा। सुना है कि तारीखी यादगारों और सब्जाजारों के लिहाज से लाहौर तुम्हारा अहम तरीन शहर है। तुम्हारी जुबान से लाहौर की यह तारीफ सुनकर हर लाहौरी तुम पर कुर्बान हो सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जिंदगी रही तो सैर तफरीह बाद में भी होती रहेगी। गजाला गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोली। इसका आ जाना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। हम उसे पाबंद नहीं कर सकते। मैंने वीरा को समझाया। चौधरी अजमत की गिरफ्तारी पर उसके सारे दोस्त और हलीफ हरकत में आ गए हैं। उसके बावजूद जलाल आने पर आमादा है। यह मामला उसकी जात तक महदूद नहीं है। उसे सरहद पार के लोगों के साथ कोई न कोई बंदोबस्त करना होगा, वरना यह भी हो सकता है कि सरहद अबूर करते ही हम भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फौज की गोलियों का निशाना बन जाएं। तुम ठीक कह रहे हो, वीरा ने एतराफ किया। यह बात मेरे जहन से निकल गई थी कि सफरी दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद हम गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करेंगे। इस बंदोबस्त के लिए जलाल को वक्त दरकार होगा। हम तीनों के पासपोर्ट वगैरह कहाँ हैं? कदर खामोशी के बाद वीरा को वो सवाल याद आ गया। सब कुछ जलाल के पास है। रवानगी से पहले पासपोर्ट हमें वापस मिल जाएंगे। इन पर पाकिस्तान से इखराज और भारत में दाखिले की मोहरें लगी हुई होंगी। शायद तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि हम में से हर एक का वीजा पुलिस रिपोर्टिंग से मुस्तस्ना है। मालूम है, वीरा बेपरवाही से बोली। हमारे काम और दोनों मुल्कों के कशीदा ताल्लुकात की रोशनी में ये बहुत बड़ी सहूलत है। इसी वक्त रूम सर्विस की खातून वेट्रेस दस्तक देकर अंदर आ गई। बाहर मौजूद सर्विस ट्राली से 2 चक्रों में उसने नाश्ते के इस्तिहा अंगेज लवाजम हमारी मेज पर मुंतकिल किए और कराकरी करीने से सजा कर वापस लौट गई। अब तुम बताओ कि जान स्मिथ से तुमने क्यों राब्ता किया था? नाश्ता शुरू करने के बाद मैंने वीरा से पूछा। तुम्हें मालूम है कि कराची में जान स्मिथ की मौजूदगी शुरू से मेरी आंखों में खटक रही है। हमारे सामने अभी तक सिर्फ अनिल बिस्वास का नाम है। गजाला तुम्हारे साथ होगी। तुम दोनों उसका पीछा करके उसे घेरोगे। मुझे तुमसे दूर रहना है। मैं वहां क्या करूंगी?
मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम्हारा जाना गैर जरूरी है। इस वक्त तुमने ये मंतक पेश की थी कि तुम दूर रहकर हम दोनों की हिफाजत करोगी। हालांकि ये बिल्कुल अहमकाना बात है। मेरे ऊपर चलाई हुई गोली तुम अपने सीने पर नहीं रोक सकती, किस्मत ही इस गोली से बचा सकती है। अब भी वक्त है। अगर तुम्हें एहसास हो गया है कि भारत में तुम्हारा कोई मसरफ नहीं होगा तो अपना पासपोर्ट फाड़ कर तुम अब भी कराची वापस जा सकती हो। मेरी वापसी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उसे मेरी बात उड़ा कर कहा, मुझे हर हाल में नई दिल्ली जाना है। जलाल ने ऐसे कागजात का बंदोबस्त किया है कि मैं चाहूं तो 2-4 दिन बाद कानूनी तौर पर सरहद पार करके वापस आ सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जान स्मिथ भारत जरूर भागेगा। वह बहुत ज़ीरे का आदमी है। तुमने किसी खपती मकामी औरत का अंदाज इख्तियार करके उसे वीरा लाइट के नाम से धमकियां दी थी। खुद तुमने बताया कि वो तुम्हारी बात पर यकीन करने पर आमादा नहीं। तुम उसे यह तासुर देना चाह रही थी कि तुमने किसी औरत को रकम का लालच देकर उसके पीछे लगा दिया है। वो ऐसे जाल में आने वाला आदमी नहीं है। अगर तुमने अपनी असल आवाज और अंदाज में उससे बात की होती तो वो खौफजदा हो सकता था। वो जो कुछ भी समझ रहा हो, मैं उसकी आवाज अपने कानों से सुनकर माजूज हो रही थी। मैंने तुम्हें अपनी पहली कोशिश के बारे में बताया था। हो सकता है कि उस वक्त उसे कोई खतरा महसूस न हुआ हो, मगर मैंने दूसरी मर्तबा फोन किया तो उसकी आवाज से खौफ झलक रहा था। मेरे तीसरे और आखिरी फोन ने उसके सारे कसबल निकाल दिए। सबसे आम बात यह थी कि मैं अपनी आवाज बदल कर किसी मकामी औरत की तरह टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रही थी, मगर मेरी हर बात सच चुपती हुई और अपने निशाने पर थी। तुम खुद सोचो कि उसके लिए वो कैसी खौफनाक सूरत हाल रही होगी। वो सिर्फ आवाज सुन रहा था। वो बिगड़ी हुई आवाज मेरी नहीं थी, मगर हकायक वो थे जो सिर्फ मैं जानती हूँ या अमेरिका के खुफिया इदारों के बड़े जानते हैं। वो दहशत जदा होकर समझ रहा था कि मेरा दिमाग उलट गया है। यानी कल चंद घंटों की मुद्दत में तुमने उसे 3 बार फोन कर डाला। मैंने उसे घूरते हुए पूछा। मैंने पहले फोन की इतला देते हुए तुमको बता दिया था कि मुझे कम से कम 2 मजीद फोन करूंगी। अगर वो वाकई अमरीकी है तो तीसरे फोन पर खौफ और दहशत से उसका पेशाब खता हो गया होगा। ये लोग जिंदगी से इस कदर प्यार करते हैं कि मरने का तसव्वुर ही इन्हें अदमवा कर देता है। वो कभी कराची में रुकने का खतरा मोल नहीं लेगा। छुट्टी की दरखास्त देकर उसकी मंजूरी का इंतजार किए बगैर भाग जाएगा। वो इतना दहशत ज़दा है तो जरूरी नहीं कि दिल्ली का रुख करे। वो वापस अमेरिका भी जा सकता है। तुम्हारी ये बात वजनी है। यह खतरा मेरे जहन में भी उभरा था, मगर सोच विचार के बाद मैंने इसे मुस्तरद कर दिया। वो मेरे इंतकाम से बचने के लिए भागेगा तो अपने घर या मुल्क का रुख नहीं करेगा। मैं लाख नापसंदीदा सही मगर अमरीकी शहरी हूँ। हर खतरा मोल लेकर वहां उसके सर पर पहुंच सकती हूँ। कराची से भागकर वो किसी ऐसे ठिकाने का रुख करेगा जहां मेरे पहुंचने का कम से कम खतरा हो। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका उसके लिए अजनबी साबित होंगे। अपने दफ्तरी काम और तफरीक के एतबार से दिल्ली उसके लिए मौजूद तरीन शहर है। मेरी दिली आरजू और दुआ है कि वो कराची से निकल कर नई दिल्ली का रुख करे ताकि वहां मैं उसकी खाल में भूसा भर सकूं। तुम यहां से एक अलग प्रोग्राम लेकर जा रही हो। जान स्मिथ वहां मिल गया तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा, वरना तुम लौट आओगी या फिर भारत में तफरीक करती फिरोगी। तुम्हारा हमसे यहाँ हमारे मिशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे लिए ये बातें खासी तकलीफ दे हैं। वीरा तलखी से हंस पड़ी। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जान स्मिथ से मेरी कौन सी जाती दुश्मनी है। व्हाइट हाउस के ड्राइवे में जिमी लाइट पर उसने फायर नहीं किया था, ना उसने मेरी किसी जागीर पर कब्जा किया है। वो पाकिस्तान का, तुम्हारे मुल्क और वतन का दुश्मन है, इसलिए मैं उसके लहू की प्यासी हूँ। पाकिस्तान में अमरीकियों का बहुत खून बह चुका है। तुम्हारी हुकूमत इन बढ़ते हुए वाकयात के नताइज से खाइफ है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मिलकर यह फैसला किया था कि जान स्मिथ को पाकिस्तान से बाहर ठिकाने लगाया जाएगा। वो जनूबी और जनूब मशरकी एशिया के बड़े खित्ते में CIA के ऑपरेशंस का सरबराह है। पाकिस्तान इसका खास हदफ है। उसने रुक रुक कर अपनी चाय की प्याली खाली की, फिर इसी जहरीले लहजे में अपनी बात जारी रखते बोली, यह तुम्हारा और सब पाकिस्तानियों का मिशन होना चाहिए। तुम कैसे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं अपना कोई अलग थलग मकसद लेकर तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मकसद और मिशन के लिए काम करने वाले किसी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। गजाला एक मरतबा फिर दखल अंदाजी पर मजबूर होगी। तुम खुद को हर डिसिप्लिन से आजाद तस्वुर करती हो। जाने का इरादा कर लिया तो कोई तुम्हें कराची में रुकने पर आमादा नहीं कर सका। जान को डराने पर तुल गई तो किसी का मशवरा काम नहीं आया। अगर तुम ठंडे दिल से गौर करो तो ये सब खुली मनमानी है। हम दोनों नई दिल्ली में दिन रात अनिल बिस्वास की दुम से बंधे हुए नहीं फिरेंगे। चांद वहां देखा गया तो उससे भी निमट लेंगे। ये बातें तुम नहीं समझ सकोगी। इसे मैं ज्यादा आसानी से ज़िबा कर सकूंगी। वीरा ने उसकी बात काट दी। वो मेरा हम वतन है, उसे मैं ज्यादा समझती हूँ। गजाला इस्तज़ाइया अंदाज में हंसती। ये मारूं घुटना फूटे आंख वाली बात है। फिर तो अनिल बिस्वास के शिकार के लिए किसी भारतीय को जाना चाहिए। हम दोनों बिला वजह इतने खतरात मोल ले रहे हैं। मैंने देखा कि गजाला के मुंह तोड़ जवाब पर वीरा की पेशानी पर शिकनी उभर आई। असल बात यह थी कि वो हमारे साथ जाने का फैसला कर चुकी थी और उसके खिलाफ कोई हुज्जत या दलील सुनने पर आमादा नहीं थी। मैंने किसी बदमज़गी से बचने के लिए फौरन ही बात संभाली। तीर कमान से निकल चुका है, अब इस पर बहस करना बेसूद है। हम तीनों भारत जाएंगे। हम एक दूसरे के लिए नेक तवक्कात रखनी चाहिए।
शायद मेरे लहजे में कोई गैर मामूली बात थी। गजाला ने लम्हा भर के लिए गौर से मेरी तरफ देखा और खामोशी से सर झुका लिया। मेरे जवाब में वीरा के लिए दरपर्दा हमायत मौजूद थी, इसलिए उसने किसी गौर व फिक्र की जरूरत महसूस नहीं की। वो खुश हो गई। उसकी पेशानी पर नमूदार होने वाली शिकनें भी फौरन साफ हो गईं। गजाला के दिल में इब्तदा ही से वीरा के लिए एक नरम गोशा मौजूद था। उसके मामलात में वो हमेशा चश्म पोशी और दरगुजर से काम लेती थी। उसकी कड़वी कसीली बातों को भी नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन मैं पिछले कुछ रोज से महसूस कर रहा था कि गजाला ने वीरा के बारे में अपने रवैये पर नजरसानी कर ली थी। वो उसे खास हद तक ढील देती थी। वीरा इस हद से मुतजाविज होने की कोशिश करती तो गजाला उसे टोकने से नहीं चूकती थी। इनके बाहिमी मरासम में रूनमा होने वाली इस तब्दीली ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी थी। पेशे नज़र सफ़र के मौका पर मुझे इन पर कड़ी नज़र रखनी थी ताकि इनके दरमियान कोई बदगुमानी पैदा ना हो सके और हम भारत में खुश असलूबी से कुछ दिन गुजारने के बाद लौट आए। मुझे वो दोनों अजीज थी। वीरा सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी और फाल हामी थी, जबकि गजाला मेरी चाही थी बीवी थी। मैं इनमें से किसी एक की खातिर दूसरी से किसी ज्यादती का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैंने इस तवाजुन को बहुत कामयाबी से बरकरार रखा हुआ था, मगर आसार बता रहे थे कि इनकी वो मुफाहमत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी। गजाला कम गो और मोहतात तबीयत के मालिक थे। मुझे उसकी तरफ से किसी ज्यादती का अंदेशा नहीं था, लेकिन वीरा बहुत मुंह फट और बातूनी थी। वो हर बात में टांग अड़ाना अपना पैदाइशी हक समझती थी। वीरा की सादत की वजह से किसी भी वक्त तलखी पैदा हो सकती थी। इन दोनों के दरमियान बात बिगड़ते बिगड़ते संभल गई थी। इन्हें जलाल से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बता दिया गया। नाश्ता खत्म करने के बाद फाजिल वक्त के बारे में बात छिड़ गई। वीरा लाहौर की सैर करने की ख्वाहिशमंद थी। हमारे पास शाम के 7 बजे तक का वक्त था। इन दोनों ने होटल से निकलने का इरादा कर लिया, मगर मैंने इनका साथ देने से मुआज़त कर ली। लाहौर मेरा अपना शहर था। मैं इसके गांव ही में पैदा हुआ था और पला बड़ा था, मगर जवानी में बाप के साय से महरूम होने के बाद इस शहर ने मुझे अपनी गोद में समेटा। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये जमीन मेरे लिए तंग होती चली गई। लाहौर छोड़ने से पहले मैं इस शहर का कोना कोना देख चुका था। वीरा की तरह मेरे दिल में शहर की कुचा नवर्दी का कोई शौक नहीं था। गजाला बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो घर में हर वक्त इस तरह साफ सुथरी रहने की आदत थी कि बैठे बैठे भी अचानक कहीं जाने की जरूरत पेश आ जाए तो वो कोई ताखीर किए बगैर रवाना हो सके। वीरा भी फैशन की आदी नहीं थी। कुदरत ने उसे ऐसे रंग रूप से नवाजा था कि वो मेकअप के बगैर ही पुरकशिश नजर आती थी, मगर उसे कपड़े तब्दील करने की जरूरत थी। वो कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह तैयार होकर आ गई। गजाला उसकी मुंतजिर थी। दोनों ने मुझे अलविदा कहा और चल दी। दरमियानी तरखलिये में मैंने गजाला को समझा दिया कि वीरा उससे कोई हल्की फुल्की या भारी बात करे तो वो इसे नजरअंदाज करती। वीरा के बारे में मुझे उम्मीद थी कि वो मोहतात रहेगी। मेरी मौजूदगी में वो बहुत तेजी से बेलगाम होने की कोशिश करती थी। मेरी गैर हाजिरी में वो गजाला और सुल्तान शाह के साथ बुर्दबारी के साथ पेश आती थी। ये उसकी एक अजीब ज़हनी गिरा थी जिसे मैंने बार बार महसूस किया था, लेकिन इसका कोई सबब समझ नहीं आ सका था। वक्त गुजारी के लिए मैंने बिस्तर पर दराज होकर अखबार संभाल लिया और सुर्खियों के मुताले में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ STF का मकामी सरबराह लाबी से अपनी आमद की इतला दे रहा था। मैंने उसे ऊपर बुला लिया। वो ऊपर आया और इस्लाम दुआ के बाद कमरे में मेरे साथ बैठ गया, मगर उसकी मुतजस्सिसाना निगाहें तेजी से कमरे का तवाफ कर रही थी। मैंने चंद सानियों तक उसकी बेचैनी महसूस की, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, तुम कुछ मुस्तरिब नजर आ रहे हो? बेगम साहिबा नजर नहीं आ रही, क्या तुमने उन्हें कहीं और भेज दिया है? उसे झुझकते हुए पूछा। वो तफरीह के लिए निकली है। मैंने वीरा की आमद का जिक्र किए बगैर बताया। उसे लाहौर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। ओह, फिर तो मुझे फरजाना को अपने साथ लाना चाहिए था। उसने खिफत अमेज लहजे में कहा, मेरा ख्याल था कि तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से बेगम साहिबा की पूरी रात भी जागते हुए गुजरी होगी और वो दिन में आराम करेंगी। इस ख्याल से फरजाना को घर पर छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, गजाला कम गो और तन्हाई पसंद है। हो सकता है कि सारा दिन लार्नस गार्डन के पुरसकून गोशे में बैठे बैठे गुजार दे। उसे तुम्हारी बीवी को साथ ले जाने की जरूरत महसूस होती तो मैं बिला तकल्लुफ तुमको फोन कर देता। तुम इत्मीनान से बैठो और बताओ कि शहर में क्या हो रहा है। IB वालों ने पिछली रात नाकाबिले यकीन तेजी दिखाई। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी और DIG की मुलाकात के इल्तबा में भी कोई पस्से पर्दा हाथ कार फरमा था। STF वालों के साथ मकामी पुलिस का रवैया हमेशा बेहतरीन और मिसाली रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 11 बजे शब की तयशुदा मुलाकात यूं अचानक मुलतवी हो जाएगी। खालिद ज़हीन आदमी था। वाकयात की कड़ियों को यकजा करके बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचा था। मैंने अनजान बनकर पूछा, तुम्हें पसे पर्दा हाथ का ख्याल क्यों आया? एक तरफ DIG गायब हुआ, दूसरी तरफ IB वालों ने बराह रास्त चौधरी अजमत पर हाथ डाल दिया। बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक नहीं तुम 2 बातें कहो। मैंने फराख दिली से उसकी हौसला अफजाई की। ये सब खदशे तुमने फोन पर कल रात जाहिर कर दिए थे। यहाँ तक कह दिया था
کہ IB والے چودھری عظمت کے کیس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم کو یہ سب باتیں پہلے سے معلوم تھیں اور تم ہیومن سوسائٹی کے چکر میں لاہور آئے تھے، لیکن شروع میں تم نے مجھے اپنے اعتماد میں نہیں لیا۔ اول خان نے تمہاری آمد کی اطلاع دی تو اس نے بھی اس بارے میں کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے اس کی طرف سے بڑا قلق ہے۔ لاہور ہمارا ٹرانزٹ اسٹیشن تھا، ہمیں 2-3 راتیں یہاں گزارنے کے بعد آگے روانہ ہونا تھا۔ ہیومن سوسائٹی کا نام بعد میں سامنے آیا، اس سے پہلے تم لاہور میں ہیروئن کی وبا اور سرحدی علاقے میں ANH کی وافر سپلائی کے بارے میں اپنی فکر مندی کا اظہار کر چکے تھے۔ میں مہینوں سے ان مسائل پر سر کھپا رہا تھا، یقین نہیں آتا کہ تم نے اتنی تیزی سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ ہیومن سوسائٹی کے بارے میں میری معلومات صفر تھیں، ان کے بارے میں بیشتر معلومات تم نے فراہم کی۔ تم یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ NGOs کے بارے میں میرے تجربے نے کسی فیصلے تک پہنچنے میں میری بہت زیادہ رہنمائی کی۔ ہم نے ان کا رخ کیا، شاہد پر ہاتھ ڈالا اور پھر ساری گرہیں خود بخود کھلتی چلی گی۔ میں کراچی سے بالکل خالی ذہن کے ساتھ آیا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ اس معاملے میں قدرت نے میری رہنمائی کی ہے۔ لاہور میری جائے پیدائش ہے، میرا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے اور میں اس مٹی کا مقروض تھا۔ میں یہ قرض پوری طرح اتارنے کے قابل نہیں ہوں، مگر ہیومن سوسائٹی کا فتنہ ختم کر کے میں نے شہر میں بسنے والوں کی خدمت کی ہے۔ چودھری عظمت اور اس کے حواریوں کے عبرتناک انجام کے بعد کوئی مہم جو اپنے چہرے پر بھیڑ کی نقاب اوڑھ کر لاہور کے باسیوں کے لیے بھیڑیا نہیں بن سکے گا۔ خالد حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری بات سنتا رہا۔ میری بات مکمل ہوئی تو اس نے تحیر زدہ آواز میں کہا، تمہاری ساری کہانیاں کراچی سے پھیلتی آئی ہیں، میں تمہیں وہیں کا رہنے والا سمجھتا تھا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم لاہوری ہو۔ ایک چودھری عظمت ہے، وہ بھی پشتوں سے یہیں کا بسنے والا اور رہنے والا ہے، مگر اس کے کرتوت شرمناک تھے۔ اسے اپنے شہر کے نوجوانوں پر کوئی رحم نہیں آیا۔ اسے دولت کمانے کے لیے ان کے رگوں میں ہیروئن کا زہر پھیلانا شروع کر دیا۔ تم نے اس کی سرکوبی کر کے اس داغ کا ازالہ کر دیا۔ اس کے فکروں میں دور دور تک تعصب کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بس فخر کا ایک احساس نمایاں تھا۔ پھر بھی میں نے وضاحت ضروری سمجھتے اس کی بات کو آگے بڑھایا۔ مجھے لاہور میں پیدا ہونے پر کوئی ندامت ہے، نہ کراچی میں بسنے پر ناز۔ میں نے خود کو صرف پاکستانی سمجھا ہے۔ ایک غیرت مند اور بے غیرت پاکستانی میں وہی فرق ہوتا ہے جو مجھ میں اور چودھری عظمت میں ہے۔ اس نے وقتی عزت اور دولت تو حاصل کر لی، مگر اس کا انجام عبرتناک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کھل کر تمہارے فیصلوں کا ساتھ نہیں دے سکا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے بارے میں کہی جانے والی باتیں حقیقت سے کس قدر قریب ہیں۔ ہر شخص اس بات کا معترف ہے کہ تمہارے فیصلے بہت تیز، بروقت اور صحیح ہوتے ہیں۔ اب تک بس میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ اتنے قصیدے نہ پڑھو کہ میرا دماغ خراب ہو جائے۔ تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اگر تمہاری مدد سے شاہد کو اغوا کر کے اس سے کڑی باز پرس نہ کی جاتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خالد منکسرانہ انداز میں ہنسنے لگا اور بولا، اس کے اغوا میں بھی سارا کردار تمہارا تھا۔ تم ہی نے اسے اپنی گاڑی سے اترنے کا موقع دیا بغیر بے ہوش کیا تھا، اور پھر سارے سوال بھی تمہارے تھے۔ تمہارے لیے چند افراد کا تحفظ اور سواریاں فراہم کر کے میں یہ سہرا اپنے سر نہیں باندھ سکتا بھائی۔ کوئی بھی شخص اپنی ذات کے خول میں بند رہ کر ایسے بڑے کام انجام نہیں دے سکتا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ایسی بھرپور کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہر شخص کا ایک مخصوص اور معین کردار ہوتا ہے، اس کی ادائیگی میں کہیں کوئی لغزش ہو جائے تو پورا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پک اپ میں آنے والوں نے شاہد کی کالی ٹیوٹا کو روکنے کے لیے کسی غلط جگہ کا انتخاب کیا ہوتا تو وہاں بھیڑ لگ جاتی، ہم اسے اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ جلال IB میں بہت بڑے عہدے پر مامور ہے۔ رات گئے میں تمہاری زبان سے اس کی آمد کی خبر سن کر دنگ رہ گیا۔ 11 بجے تک سب کچھ غیر یقینی تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ پنجاب پولیس کے ذریعے ہیومن سوسائٹی کی بیخ کنی کی جائے گی۔ صبح 4 بجنے سے پہلے وہ اپنے مختصر سے عملے کے ساتھ چودھری عظمت کو پکڑ چکا تھا۔ وہ قصہ نمٹ گیا۔ یہ بتاؤ کہ ہیومن سوسائٹی کے ہیڈ آفس اور دوسرے کارندوں کا کیا بنا؟ سب عطاب میں آئے ہوئے ہیں۔ IB والوں نے پورے شہر میں بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا تھا۔ فضا میں اجالا پھیلنے سے پہلے ہیومن سوسائٹی کے دفاتر اور بادامی باغ والے گودام کو سیل کیا جا چکا تھا۔ اس کے سرگرم کارکن پکڑے جا چکے تھے، جو بچ گئے وہ خوف سے زیر زمین چلے گئے۔ سنا ہے کہ چودھری عظمت کی گرفتاری کے خلاف کوئی سیاسی لہر بھی اٹھی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ معززین اور شرفاء کے طبقے میں چھپی ہوئی کسی کالی بھیڑ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ایسا ہی شور و غوغا بلند ہوتا ہے۔ جو جو حقائق سامنے آتے ہیں یہ شور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا برادری سسٹم ہے جس میں ذات پات کے بجائے لوگ مال، دولت اور جاہ و چشم کی بنیاد پر یکجا ہوتے ہیں۔ چودھری عظمت کچھ زیادہ سرگرم سماجی رہنما تھا، لیکن اب اس کی گلو خلاصی ناممکن ہے۔ IB والے اپنے ملزم کو آخر تک ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اچانک اس کے حلق میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ وہ پہلے سے ہیومن سوسائٹی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ رہی صحیح کسر تم نے اس کی نقاب الٹ کر پوری کر دی۔ 42 کلو ہیروئن کی برآمدگی پوری دنیا میں خبروں کا موضوع بن سکتی ہے۔ اس کی گفتگو بہت اطمینان بخش تھی۔ جلال خود براہ راست ہیومن سوسائٹی کے معاملات میں الجھا ہوا تھا،
اس لیے اس کے تجزیے پر اس کے غسیلے جذبات اور جھنجھلاہٹ کا غلبہ تھا، مگر خالد باہر کا ایک باخبر آدمی تھا۔ وومن سوسائٹی اور چودھری عظمت کے بارے میں اس کے اندازے غلط نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید تم کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں کراچی سے وومن سوسائٹی کے خلاف کوئی مواد لے کر نہیں آیا تھا۔ میں نے ہنس کر اسے چھیڑا۔